दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज सुनते हैं विकल पाल की लिखी स्लीप स्टोरी। ये कहानी है एक गृहिणी शिवानी की, जो आप सुनेंगे उसी की ज़बानी। एक 16-17 वर्ष के लड़के की आवाज़ आई, माँ, टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? शिवानी जी रसोई से जवाब देती हैं, हाँ हो गया, लेकिन स्कूल जाने से पहले टेबल पर रखा नाश्ता करके जाना। जवाब आता है, माँ मैं आज बहुत लेट हो गया हूँ, आज तो नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, बाय। ये मेरा बेटा है रोहन। रोहन लगभग 6 महीने बाद 17 वर्ष का होने वाला है और मुझे अपनी नौकरी छोड़े आज 17 वर्ष हो चुके हैं। जब नौकरी छोड़ी थी तो लगा था कि विनय को अकेले घर चलाने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि न जाने मेरे कितने सपने अधूरे रह गए थे। शायद उस समय वो हमेशा के लिए ही अधूरे लगने लगे थे। रातों की नींदें गायब हो गई थीं। रात बस छत के पंखे को देखते देखते कट जाती थी। आपको मैं अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी, बताऊंगी क्या थे मेरे सपने और क्या कभी मैं उन्हें पूरा कर भी पाई। मगर मेरी कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। मेरा पूरा नाम शिवानी मिश्रा है। मैं एक गृहिणी हूँ। बाकी लोगों की तरह मैंने भी हजारों सपने देखे थे, लेकिन जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब नौकरी छोड़ी तो लगा था कि बस अब मेरी दुनिया सिर्फ घर तक ही सीमित रह गई है। शायद ऐसा हुआ भी। शुरुआती वर्षों में नौकरी छोड़ने के बाद मैंने विराज को जन्म दिया। फिर क्या था, दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो स्कूल जाने लगा, तब विनय ने मुझसे कई बार कहा कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब तुम अपने सारे सपने पूरे कर सकती हो। तुम्हें नौकरी करनी है, नौकरी करो। आगे अगर डिग्री लेनी है, डिग्री लो। लेकिन हमेशा मैं ही विनय को मना कर देती थी कि अब तो वो सपने कहीं पीछे छूट गए। अब तो मेरा घर ही मेरी दुनिया है और हम हमेशा खुश रहें, यही सपना है। विनय जानते थे कि मैं तो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन माता पिता और रिश्तेदारों ने कहा तो करनी पड़ी। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती थी अपने पैसों से, लेकिन शादी के बाद कहाँ किसी लड़की की जिंदगी आसान होती है। शादी के बाद तो उसका घर ही उसकी दुनिया होती है। सुबह रसोई में सूर्य निकलता है तो शाम को रसोई में ही डूब जाता है। मैं अपनी इस जिंदगी से काफी खुश भी हूं। सास ससुर भी मुझे अपने माता पिता जैसे मिल गए। हाँ, शुरुआत में मेरी और मेरी सास की नहीं बनती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम दोनों की भी बनने लगी। मेरा बेटा विराज 11वीं कक्षा में है। मेरे पति विनय एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। ससुर जी रेलवे में नौकरी करते थे, जो लगभग 4 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये मेरा छोटा सा परिवार है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूं। और अगले महीने में अपने पैसों से नेपाल जाने वाली हूं। अब आप सोचेंगे, नेपाल तो पड़ोसी के घर जैसा है, कभी भी आ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पड़ोसी के घर भी कभी कभी जाने में खुशी मिलती है।
मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि नेपाल मैं अपने कमाए हुए पैसों से जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 17 वर्ष पहले नौकरी छोड़ दी। अगर मैंने अपनी पिछली नौकरी से पैसे बचाए भी होंगे तो वो तो कब के खर्च हो गए होंगे। अब चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये पैसे मैंने कैसे कमाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भूतकाल में चलना पड़ेगा। मैं 22 वर्ष की थी जब मेरी शादी हुई थी। घर में बेफिक्र होकर रहने वाली लड़की अचानक से अपना घर छोड़ देती है। सुबह जागकर जो कभी स्कूल कॉलेज भी ना गई हो, उसे घर संभालने की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी करना कहाँ आसान था। जिसे कभी घर के राशन तक का खर्चा नहीं पता था, वो खुद अब कमाने चली थी। मैं उस वक्त खुद को संभालने में असफल सी महसूस करने लगी थी। कभी कभी सब छोड़ के कहीं दूर जाने का मन करता था, लेकिन उस समय विनय ने मेरा साथ दिया। उस समय क्या, हमेशा विनय मेरे साथ खड़े रहे। शायद मेरी शादी विनय की जगह किसी और से हुई होती तो मैं सच में घर छोड़ चुकी होती। लेकिन विनय ने हमेशा मेरा साथ दिया। विनय ने देखा कि मैं नौकरी के साथ घर के काम नहीं कर पा रही हूं, तो वो मेरा हाथ बटाने लगे। उस समय मेरी सास को लगता था पता नहीं इसने आके क्या कर दिया है मेरे बेटे को। इससे पहले तो वो कभी रसोई में नहीं गया। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थिति और विचारधारा में बदलाव आए और अंततः सब कुछ ठीक हुआ। समय के साथ सब ठीक होता जा रहा था। मेरी सास और मेरे बीच भी इस समय तक तालमेल ठीक हो गया था। और 2 साल पहले जो मेरे लिए नया घर था, वो अब अपना हो गया था। माँ पिता के रूप में सास ससुर मिल गए और एक नए मेहमान की खबर से घर में सब खुश थे। जैसे जैसे विराज के जन्म का समय नजदीक आया, तो घर को मेरी सास और विनय दोनों ने मिलकर संभाला। मैं नौकरी के जाने से थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन विराज के जन्म के बाद मुझे खुद के लिए समय नहीं मिलता था, तो नौकरी कैसे करती। विराज बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा, और उसी समय मेरे ससुर जी का भी ट्रांसफर हो गया। घर में मैं अकेली ही रह गई। विनय और विराज दोनों सुबह ही घर से निकल जाते और मैं दिन भर घर में अकेली अपने सपनों के बारे में सोचती रहती थी। विनय के अंदर एक खूबी है, अगर मैं उनके सामने मुस्कुरा भी रही होंगी तो वो मेरा दर्द पहचान लेंगे और मेरे रोने पर मेरी खुशी। जब मैं घर पर अकेली रह जाती, उन्हें पता था कि दिन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो विनय ने मुझे अपने जन्मदिन पर
एक डायरी उपहार में दी। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि मेरे जन्मदिन में मुझे ये डायरी क्यों दे दी, मैं इसका क्या करूंगी। मैं लगभग 2 दिन तक विनय से नाराज रही। इस बीच मैंने विनय से बात ही नहीं की। लेकिन तीसरे दिन मैं दोपहर में बैठी तो मैंने सोचा, जब विनय ने मुझे डायरी उपहार में दे ही दी है तो मुझे उसमें कुछ तो लिखना चाहिए। डायरी में मैंने उस दिन सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही लिखा। विनय जब घर आए तो उन्हें डायरी के ऊपर कलम रखी दिखी तो पढ़ने बैठ गए। अचानक से मेरी नजर पड़ी तो मैं दौड़ कर गई और जल्दी से विनय से डायरी ले ली। विनय मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मुझे पढ़ने तो देती, मेरे बारे में क्या लिखा है। मैं विनय से गुस्सा तो थी। मैंने कहा, जो 2 दिन मुझसे बात नहीं कर सकते उन्हें मेरी डायरी पढ़ने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर मैं अपना काम करने लगी। मुझे नहीं पता, शायद उसी रात मेरे सोने के बाद विनय ने वो डायरी पढ़ ली थी। मैंने प्रतिदिन डायरी में कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। मैंने उसमें अपने सारे सपने, सारी इच्छाएं, सब कुछ लिख दिया था। लगभग 50 दिन में मैंने वो डायरी पूरी भर दी। डायरी भरने के बाद मैंने विनय से जिद की कि मुझे एक और डायरी ला कर दें। विनय ने मुझे डायरी ला कर दे दी, लेकिन इस बार मैं उसमें अपने परिवार के बारे में या अपने सपनों के बारे में नहीं लिखने वाली थी। मैंने उसमें एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक था मेरी आजादी। मैंने इस कहानी में लड़कियों के समझौतों के बारे में लिखा था। कैसे हम लड़कियां शादी से पहले अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती हैं और शादी के बाद हमारी सारी दुनिया सिर्फ घर रह जाता है। मैंने शादी से पहले और ना ही बाद में बहुत अधिक महसूस नहीं किया था कि मेरी आखिरी दुनिया बस मेरा घर है। ना ही मुझे कभी मेरे पिता या पति ने ये महसूस होने दिया कि मैं एक औरत हूं, इसलिए मेरा जीवन सिर्फ घर तक ही सीमित रहेगा। चूंकि विनय ने हमेशा मेरा साथ दिया है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने पर जोर दिया है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। इसके बाद भी मैंने डायरी में कई कहानियां लिखी। विनय ने वो पढ़ी नहीं थी, लेकिन एक दिन विनय ने मेरी कहानियां पढ़ ली। मुझे नहीं पता था कि विनय मेरी कहानियां पढ़ चुके हैं। एक दिन विनय आए और मेरा मोबाइल मांगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि शायद ही विनय ने मुझसे कभी मेरा मोबाइल मांगा होगा। मैं विनय को मोबाइल देकर रसोई की ओर जाने लगी तो विनय ने मुझे बुलाते हुए कहा, इधर आइए, आपको कुछ दिखाना है।
ये सुनने के बाद मुझे काफ़ी डर लगा। मैं सोच रही थी न जाने मैंने क्या कर दिया है जो विनय मुझे दिखा रहे हैं। मैं पास पहुंची तो एक इंटरनेट वेबसाइट मोबाइल में खुली हुई थी। विनय ने कहा, इस पर आप अपनी कहानियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिख सकती हैं। मैंने विनय को जवाब दिया, तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? ये तो उसके लिए फ़ायदेमंद है जो लिखना जानता हो। मुझे तो लिखना आता ही नहीं है। विनय कहते हैं, ये मैं उसी को बता रहा हूं जिसको बहुत अच्छा लिखना आता है। मुझे ये सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि विनय मेरी कहानियां पढ़ चुके थे। मैंने कहा, मैंने कभी नहीं लिखा, मुझे बिल्कुल भी लिखना नहीं आता। विनय कहते हैं, मैंने आपकी सारी कहानियां पढ़ ली हैं। आप मेरी डायरी कैसे पढ़ सकते हैं? आपको पढ़ने के लिए मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। मैंने विनय से कहा। विनय कहते हैं, अगर मैं आपसे इजाजत मांगता तो शायद मैं कभी वो कहानियां पढ़ ही नहीं पाता। मुझे गुस्सा आया, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। विनय ने हमेशा से मुझे और मेरे सपनों को प्राथमिकता दी है। मैंने अपनी पहली कहानी उस इंटरनेट वेबसाइट पर प्रकाशित की, लेकिन कुछ दिन तक सिर्फ मेरे परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी और ने उसे पढ़ा ही नहीं। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन विनय ने मुझे समझाया कि एक दिन में हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। शायद हम 1000 बार हार सकते हैं और पहली ही बार में ऐसे कारनामे कर जाएं जो किसी ने सोचे तक न थे, लेकिन उसके लिए हमें निरंतर मेहनत और असफल प्रयास करने पड़ेंगे। शायद आज तुम्हारी कहानियां कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक दिन हजारों लोग तुम्हारी कहानियां पढ़ेंगे और उनकी सराहना करेंगे। अगर एक कहानी किसी ने नहीं पढ़ी तो उसकी वजह से तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। बस तुम अपनी पहली कहानी से और भी अच्छी कहानियां लिखने का प्रयास करो। एक दिन तुम जरूर कामयाब होगी। विनय के वो शब्द मेरी अंतरात्मा तक जा पहुंचे और उसके बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कितने लोग मेरी कहानियां पढ़ रहे हैं। मैं हर बार अच्छी कहानियां लिखती गई और विनय उन कहानियों में सुधार करते थे। मैं 1 साल तक बिना इसकी परवाह किए कि कितने लोग मेरी कहानियां पढ़ रहे हैं, कहानियां लिखती रही। और 1 साल बाद मेरी हर कहानी को लगभग 1,000 लोग पढ़ चुके थे। इस बीच एक बार उस इंटरनेट वेबसाइट की ओर से भी एक मेल आया कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और अपनी लिखावट बरकरार रखें। आपको इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। जिस दिन मेल आया था वो दिन मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक था। मुझे लिखने के लिए
पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन लिखने से जो खुशी मिल रही थी वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती थी। एक और मेल आया जिसमें उन्होंने मुझसे मेरा पता मांगा, क्योंकि वो लोग मेरे लिए एक उपहार भेजने वाले थे। उस इंटरनेट वेबसाइट से मुझे उपहार के रूप में एक दीवार घड़ी मिली जिस पर मेरा और विनय का नाम लिखा हुआ था। मैंने 1 साल में उस इंटरनेट वेबसाइट पर 20 कहानियां प्रकाशित की थी, जिसमें से 7 कहानियों को 50,000 से ज्यादा लोग पढ़ चुके थे। मेरी कहानियों की लोकप्रियता को देखते हुए उस इंटरनेट वेबसाइट से मुझे अगले 5 साल तक लिखने के लिए करार कर लिया, जिसमें मुझे पहली बार मेरी लिखावट की वजह से पैसे मिले। और ये सब विनय के बिना मुमकिन नहीं था। विनय ने मेरे जीवन के हर मोड़ पर साथ दिया है। शायद मैं तो एक कहानी के बाद ही इस वेबसाइट पर लिखना बंद कर देती और अपने घर के कार्यों में बाकी गृहिणियों की तरह अपना जीवन गुजार देती। मैंने जो सपने देखे थे वो हमेशा के लिए अधूरे ही रह जाते। मैं अपने कमाए हुए पैसों से पहली बार विदेश जा रही हूँ। नेपाल ही सही, लेकिन मैंने ये पैसे अपनी मेहनत से कमाए हैं। अब मैं रातों में चैन से सोती हूँ, क्योंकि मुझे हजारों सपने देखने हैं और उन्हें पूरा करना है। वैसे अब आपका भी सोने का समय हो चला है। नींद चुपके से आपके सिरहाने आ बैठी है। वो हौले हौले आपकी पलकों को स्पर्श कर रही है। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। आपने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।